नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। युवा का मतलब काफी एनर्जी है आपके जी। आपका बहुत दौड़ धाप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। आज लग रहा है ऐसे। हाँ, तो हम तो जीतेंगे। हाँ, आप तो जीतेंगे, इसलिए आप जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, ऐसा विश्वास क्यों? हमने काम किया है। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में जो हमें सक्सेस मिली है वो लोगों के सामने है। वो नेचुरली उसका एक परिणाम, एक पॉजिटिव परिणाम लोगों पर है, कार्यकर्ताओं पर उसका उसमें एक अपबीट मूड है और इसका भी एक मॉरल बूस्टिंग हुआ उससे कि निश्चित तौर पे लोग हमारे साथ है और हमने जो काम किया हमारे सरकार ने वो भी हमारी एक बैकग्राउंड उपलब्धि है। 3 सेंटेंस में पूछूं जी जी कि आपने 3 क्या काम किए हैं जिसकी वजह से लोग अशोक चव्हाण वाली कांग्रेस की सरकार को दोबारा से वापस लेकर के आए? 3 सेंटेंसेस। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बढ़ाया है, जिसके महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण महाराष्ट्र में काफी काम हुआ है। नंबर 1, मुंबई के ऊपर हमने खास फोकस किया है कि मुंबई में जितने भी काम हो रहे देख रहे हैं, मोनोरेल हो, मेट्रो रेल हो, सी लिंक हो, ये सभी काम मुंबई में देख रहे हैं। किसानों के बारे में हमने एक अच्छा फैसला किया, ऋण उनके जो हमने है वो माफ कर दिए हैं और इंडस्ट्री महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे आई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। तो ये सब चीजों के ऊपर एक मैं समझता हूँ माहौल निश्चित तौर पर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, किसानों को राहत मिली है, मुंबई पे खास ध्यान दिया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सभी चीजों का फायदा निश्चित, और खास करके जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनके लिए काफी अच्छे काम हमने किए हैं। जो भी आपने किया, आप तो वो कहते हैं किसानों को फायदा हो रहा है, लोन माफ कर दिए, आप तो ये कि खैरात बांटने में लगे हुए हैं। खैरात बांटने की बात नहीं है, आपने माइनॉरिटीज को भी कुछ दे दिया, किसानों को भी कुछ दे दिया। गवर्नमेंट का काम क्या है? झुग्गी झोपड़ी आपने रेगुलाइज की है हमने। हमारा पहले 1995 फिर 2000 कर दिया। वोट की राजनीति है ना ये। प्रभु जी, ये हमारी इलेक्शन की मैनिफेस्टो की कमिटमेंट है। हमारा जब पिछला मैनिफेस्टो जो हमने पेश किया था लोगों के सामने कि हमने वादे जो लोगों से किए थे, उसमें से एक अहम वादा जो है कि हम 2000 तक हमारी जो लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उनके मकानों को हमने प्रोटेक्शन दिया है। ये हमारा कमिटमेंट था, ये हमने पूरा किया है। आपकी कमिटमेंट से बात है, मतलब राजनीति तो ये है कि आप पुल बनाइए, पुल के नीचे झुग्गियां बन जाए, उसको रेगुलाइज कर दो। आप बजाय गरीब आदमी को घर बना करके दे, गरीबों के लिए घर बने। यहाँ तो अमीरों के लिए घर बन रहे हैं, महंगे घर बनते हैं, सस्ते घर बनते नहीं। आपको कहां तक पता है मुझे जानता नहीं हूँ, रेंटल हाउसिंग की स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने शुरू की है मुंबई में आने। तो ऐसा है कि हमारी ये भूमिका है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुंबई में आने के लिए, महाराष्ट्र में आदमी आने के, पूरे देश बल्कि पूरे देश में भी किसी को कोई राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है कानूनी तौर पर। राज ठाकरे जाते हैं, मत लोग। राज ठाकरे की भूमिका उनकी व्यक्तिगत है, उनसे कोई कहना टिप्पणी नहीं करना चाहूँ, उनकी पर्सनल भूमिका है। हमारी जो भूमिका पार्टी की है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में हर आदमी जा सकता है, व्यवहार कर सकता है, व्यापार कर सकता है, घर बसा सकता है। तो मुंबई में भी आने वाले लोगों के लिए हाँ, मकान उपलब्ध नहीं जाएगा कहाँ पर, तो वही मैं बात, तो रेंटल हाउसिंग की सबसे बड़ी स्कीम हमने शुरू की है। हर आदमी मुंबई में क्यों आता है? वो कहता है कि मुंबई में रोजी रोटी मिलती है। दिल्ली में भी आ रहे हैं, दिल्ली और मुंबई, मुंबई में, दिल्ली में इतना नहीं है जितना फ्लो मुंबई में है। मुंबई की तरफ आने का अट्रैक्शन है, मुंबई में रोजी रोटी की जो साधन है, हर आदमी चाहता है कि मुंबई में आए, पैसे कमाए, घर को बचा के घर भी वापस पैसे कुछ वापस करें, ये उसकी भूमिका है। और सिर्फ ये यूपी बिहार से लोग आते हैं मानने वाला मैं नहीं हूँ, महाराष्ट्र के हर जिले से आदमी मुंबई में आता है। हमारा माथाड़ी कामगार है, हमारा डब्बा जो मुंबई में डब्बा लेकर, जो डब्बा का सबसे अच्छा खूबसूरत आपने कहा, जैसे प्रिंस चार्ल्स ने भी इसको एक उपलब्धि के लिए कहा कि भाई सबसे अच्छा काम तो मुंबई का डब्बे वाला करता है, और डब्बे वाला कोई यूपी बिहार का नहीं है, वो महाराष्ट्र के सतारा, सांगली और हमारे मुंबई के माथाड़ी वर्कर जो आए हुए अन्य क्षेत्रों से, वो मुंबई के डिब्बे पहुंचाने का काम वो करते हैं। आज नहीं, पिछले 25-30 साल 40 साल से वो कर रहे हैं। तो ये सब लोग जो मुंबई में आने का आकर्षण जो है, उनके लिए राहत देने का काम है और इसीलिए रेंटल हाउसिंग की स्कीम है। आपने पर रेंटल हाउसिंग पे मैं जो कह रहा हूँ कि जब आपने इतना सब काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये खर्च किया, आपने सब कुछ किया, पर लोग अभी भी कहते हैं महाराष्ट्र जो है देश की टेरर कैपिटल है, बीमारी की कैपिटल है। स्वाइन में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के अंदर मरे। क्या हमने कहा कि महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू आया है? स्वाइन फ्लू के महाराष्ट्र के ऊपर थोड़ी है, वो तो बाहर प्रदेश से जो आदमी, और सिर्फ महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू नहीं हुआ है, देश के देश के अन्य राज्यों में भी स्वाइन फ्लू का फैला हुआ है। ये क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिए? क्या कांग्रेस जिम्मेदार है, शिवसेना जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है? ऐसे कई वक्त होता है कि एपिडेमिक बाहर से आती है। कहां से आई है?
जो लोग अमेरिका में जो रहते थे, जो वहां से आए या यूके से कोई आए, वहां से लेके आए, बीमारी लेके आए। इतने सारे बाकी तो जगह भी ऐसा गए है। ना, हाँ, तो अमेरिका से बाकी ऐसा जगह है, दिल्ली में भी आते हैं, ऐसा है। कलकत्ता में भी आते हैं। इसका मेरा सवाल फैलाव- क्या है आपके सामने जी। कि महाराष्ट्र जो एक फाइनेंशियल कैपिटल जी। महाराष्ट्र का सब जब आप कह रहे हैं इतना सब है, आज क्या लगता है महाराष्ट्र का मतलब टेरर, महाराष्ट्र का मतलब बीमारी, महाराष्ट्र का मतलब डॉन, ये सब महाराष्ट्र से सिंबल जो है महाराष्ट्र के। ये तो मीडिया का क्रिएशन है। आप जो कह रहे हैं, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्या बम ब्लास्ट अन्य राज्यों में नहीं हुए? राजस्थान में नहीं हुआ क्या? बाकी राज्यों में, दिल्ली में नहीं हुआ? कोई अलग राज्य जहां इसको मैं कोई पार्टी से लिंकअप नहीं करना चाहता हूँ। ये जो मैं कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो महाराष्ट्र हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्र ही एक राज्य ऐसा नहीं है कि जहां पर ये सभी चीजें नहीं हुई। देश के अन्य हिस्सों में भी, देश के अन्य राज्यों में भी टेररिज्म के संकेत हमें मिले। टेररिज्म, बाकी गुजरात में टेररिज्म का मामला हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, महाराष्ट्र में भी देखा। पर हर कदम पे हमने नया एक कुछ सीखा, इसलिए हमने नई उपलब्धि से नए इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी पुलिस दल को हमने ज्यादा स्ट्रॉन्गर किया। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें हेल्प की है। प्राइम मिनिस्टर ने एनएसजी का हब यहाँ पर चालू कर दिया। हमारा फोर्स वन हमने शुरू कर दिया। वेपन्स हमने नए लाए। पुलिस दल को ज्यादा ताकत देने के लिए पिछले 6 महीनों में जो मुझ पर जिम्मेदारी आने के बाद में एक एक फैसला जो हमने लिया। लोगों को कहना है कि अभी समुद्र के ऊपर जो आप कुछ लगाने वाले थे, कुछ काम तो किया ना, नहीं आपने? समुद्र के ऊपर पूरा, अब पूरी कमान जो संभाली हुई है वो देश के नेवी ने संभाली है। हमारा उसमें भी योगदान है। हमारी स्टेट की जो कैमरे कुछ लगाने थे, कुछ और करना था, काम कुछ भी नहीं किया नहीं, आपको मैं ले जाऊंगा, मेरे साथ आइए हेलीकॉप्टर में, आपको बताऊंगा कि क्या क्या सीमा पर हमारे पानी में। पर ये जरूर खतरा जरूर है। मैं ये नहीं कहूंगा खतरा पूरा टल चुका है। हमारे जितनी भी आज जो सबसे वल्नरेबल जो एरिया है कि सी रूट से, उसलिए प्रधानमंत्री मीटिंग ली और सभी हमें उनको चेतावनी दी है कि आप समुद्र के जरिए आने, चाहे गुजरात के चीफ मिनिस्टर मेरे साथ में थे, नरेंद्र मोदी मीटिंग में थे, मैं था मीटिंग में, बाकी भी गोवा के चीफ मिनिस्टर थे। तो जो भी कोस्टल एरियाज के लोग हैं उनको भी सावधान किया गया है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कोस्ट गार्ड है, हमारी नेवी है, पुलिस फोर्स है, ये सभी मिलकर ये सभी हमारे एरियाज को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए। कहना है ये खतरा कम हुआ है पर टला नहीं है। खतरा देखो ऐसा है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा ना, हम नेचुरली, मैं तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो चेतावनी हमें दी है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे वो हर कदम हमने उठाए हैं जहां को टेररिज्म रोकने के लिए और उसमें ध्यान देने के लिए पूरे हमने कदम उठाए हैं। और आप देखोगे कि कन्विक्शन रेट, हमारी एटीएस की बात हो, हमारे जितने लोग लगे हुए इसमें सभी डिटेक्ट हो, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया का ब्लास्ट हो, ये सभी चीजों में बिल्कुल हम लोगों ने चार्जशीट करके लोगों को आइडेंटिफाई करके उसमें मुख्यमंत्री आपके एटीएस और पुलिस में झगड़े हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी में आपस में झगड़े हैं, ये एटीएस और बम्बई पुलिस, डीजीपी पुलिस और एटीएस उनका झगड़ा, एनसीपी कांग्रेस का झगड़ा, ये झगड़े क्यों हो रहे हैं आपस में, पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से। आपने कहा एटीएस और ये सब मिलके काम कर रहे हैं, परंतु एक जगह जहाँ दिखाई देता है जहाँ आप अलायंस पार्टनर्स हैं, दोनों मिलके काम नहीं कर रहे। ये ऐसी जल शक्ति के मर्जर हो जाना चाहिए। आपके प्रेडिसेसर जो मिस्टर विलासराव देशमुख हैं, नहीं, दोनों का मर्ज हो जाना चाहिए। उधर आपके नेता शरद पवार बोलते हैं हम नहीं करेंगे। तो इससे जाता है कि वहाँ शिवसेना और बीजेपी तो अभी इकट्ठे दिखाई देते हैं, होंगे कि नहीं होंगे दूसरी बात है, चुनाव पे पता लगेगा। परंतु आप में लड़ाई, आपका क्या विचार है इसके अंदर? ऐसा है कि हर पार्टी चाहती है कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़े। वैसे हमारी भी इच्छा है कि हमारी स्ट्रेंथ महाराष्ट्र में हम लोग रिगेन करें, और की हमने। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि महाराष्ट्र की सीट लोग कह रहे कि 8 में आएंगे, 9 आएंगे, 10 आएंगे, नए मुख्यमंत्री कर पाते नहीं कर पाते, वी अप्रूव्ड। और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी मेरी उपलब्धि है। लीडरशिप हमारी जो है सोनिया जी की, उस लीडरशिप को लोगों ने बिल्कुल अपनाया है और उसको वोट दिया है। अब तो वोट अशोक चव्हाण महाराष्ट्र इस बार का चुनाव तो अशोक चव्हाण के ऊपर वोट है। मैं तो रिप्रेजेंटेटिव, मेरे पार्टी का एक नुमाइंदा हूँ। मेरी नेचुरल लीडरशिप तो मेरी है और उस लीडरशिप के लिए मैं मार्क मिलेंगे उसको। तो मैं ये कहूँगा, युवा चीफ इससे बनाया, उन्होंने सोचा होगा कि आप ही वोट ला सकते हैं ना। जिम्मेदारी निश्चित मेरी है, मैं कहा नहीं बोलता हूँ, ये तो पूरी जिम्मेदारी मेरी आज मुझ पर है। पर आज ये जो आपने कहा कि हमारी जरूर इच्छा रहेगी कि हमारी पार्टी की जो ताकत बढ़ी है उसके अनुसार उसका प्रतिनिधित्व हमने करना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम गठबंधन की बात करते हैं, सरकार हमारी जो आज गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी मिलकर हम लोग आज इस सरकार में हैं। अब वो उनसे बातचीत करें न करें, क्या करना, ये फैसला ऐसा है कि अल्टीमेटली पॉलिसी डिसीजन है। हमारे कंसल्टेशन की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। हमने हमारे एमएलए से पूछा है, जो हमारे साथ में जितने हमारे एमएलए कांग्रेस से पूछा क्या करना है, उनसे राय मशवरा कर लिया है, एमपी से राय मशवरा कर लिया है, पार्टी के हमारे जितने भी वर्कर्स है, डीसीसी प्रेसिडेंट, उनसे राय मशवरा कर लिया है। और जहां हम समझते हैं हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है, हमने हमारी रिपोर्ट तो कांग्रेस आला कमान से हमने सामने रखी है।
अब ये क्या करना है, कैसे करना है, ये अल्टीमेट फॉर्मूला पहले जो था, अब ये फॉर्मूला बनाया जाए जहां एमएलए आपके असेंबली सेगमेंट ज्यादा हैं, एमपी आप ज्यादा जीते हैं, वो कम जीते हैं, तो आपको लगता है कि जितने एमएलए जिसमें आपकी लीड थी उतनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे या पहले वाला फार्मूला रहेगा? ऐसा है, पहले वाले फॉर्मूले का सवाल ही उठता नहीं, क्योंकि डिलिमिटेशन हो चुका है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरे बदलाव आ चुके हैं कि पहले की ज्योग्राफिकल सिचुएशन आज की में बहुत फर्क है, इसलिए पहले वाले फॉर्मूले से बात करने का पहले सवाल आप कितने लड़े थे? कांग्रेस और एनसीपी कितने लड़ी थी? 167 या कुछ हम लड़े थे। हाँ। तो जो भी है फिगर है, तो पहले वाले फार्मूला आप डिलिमिटेशन पहले वाला फॉर्मूला इस साल लागू नहीं हो सकता, लागू इसलिए नहीं होगा कि पहले वाले और आज में काफी फर्क हो चुका है। डिलिमिटेशन के बाद में उसमें काफी बदलाव आ चुका है, तो इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए कहाँ हमारी बेहतर पोजीशन है वो ध्यान में रखते हुए हम फैसला करेंगे। मैं एज ए चीफ मिनिस्टर आपसे पूछ रहा हूँ, अशोक चौहान जो लीड करने वाले चुनाव को, जी, आपका व्यक्तिगत मत क्या है? चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए या अलग अलग लड़ना? मेरा व्यक्तिगत मत, उसमें कोई मत होने का सवाल उठता नहीं। मैं पार्टी के हित में जो अच्छा रहेगा वही मैं करूंगा। तो आप और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले वाला पुराने फॉर्मूले से आज शुरुआत नहीं हो सकती है, आज नए सिरे से बातचीत। दूसरी सवाल पूछूं आपसे कि आपका व्यक्तिगत मत नहीं, एआईसीसी महामंत्री जो आपके इंचार्ज हैं उन्होंने कहा कि मर्जर करना चाहिए, उससे सहमत है कि नहीं आप? ऐसा है कि जो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि उनका व्यक्तिगत ओपिनियन है। तो आपका व्यक्तिगत ओपिनियन कोई नहीं है? ना, व्यक्तिगत ओपिनियन की बात यह है कि उनका कहना है कि कांग्रेस, आफ्टर ऑल ये कांग्रेस स्प्लिट होकर कांग्रेस एनसीपी और कांग्रेस अलग हो चुकी है। तो आप सहमत हैं उससे? तो अगर मर्जर होता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली जिस मुद्दे पर एनसीपी अलग, मतलब एनसीपी फॉर्म हो चुकी थी, वो मुद्दा रहा ही नहीं अभी। उनके संविधान में है अभी वो मुद्दा? नहीं, मुझे संविधान नहीं बदला, उन्होंने क्लैरिफाई, अभी वो गवर्नमेंट में खुद शामिल है। एनसीपी केंद्र में। आप सीधा जवाब अशोक जी, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे, आप राजनीति कर रहे हैं। जी, नहीं, राजनीति बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं आप। अच्छा चलो, वो फार्मूला लागू नहीं होगा जो पहले था, ये बात सच है। दूसरा सवाल में पूछा, आप पहले से ज्यादा सीट लड़ना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारी ताकत है, जो भी हमने प्रोग्रेस किया है, जो हमें लगता है जनरल हमारी पार्टी वर्कर्स की जो फीलिंग है वो ध्यान में रखते हुए लगता है कि हम ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए हमको। पहले से ज्यादा सीटें आपको लड़नी चाहिए निश्चित तौर पर, इसलिए आप उसकी लड़ाई करेंगे? लड़ाई नहीं करेंगे, मतलब पॉलिटिकल लड़ाई तो होती है, लड़ाई क्या आता है, ऐसा है कि विचार विमर्श हो सकता है ना, वो लड़ाई क्या करना है। तो आप एक दूसरे को साथ संभल के ले जाने की भूमिका सब लोगों की है। अशोक चौहान में इतना दम है कि अकेला चुनाव लड़ ले एनसीपी के बिना? क्यों ना, अगर पार्टी कहते लड़ेंगे बिल्कुल। अगर पार्टी सोचती है कि हमारा हित इसमें है, भाई मैं लीडर हूँ पार्टी, आई एम लीडिंग दी पार्टी, तो अगर पार्टी मेरी कहती है कि नहीं, हम सोचते हैं कि हम चुनाव अकेले जाएंगे, जो पार्टी, अगर ये फैसला पार्टी को लेना है, ये फैसला हमारे हाईकमान को लेना है कि हम लोग आगे, अगर वो पार्टी कहती है आगे लड़ो तो लड़ेंगे बिल्कुल। पर आपको नहीं लगता कि एनसीपी के पास, क्योंकि मुख्यमंत्री तो आप हैं जी, सबसे ज्यादा बजट उनके पास है, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट उनके पास हैं, तो ये मुख्य अशोक चौहान की गवर्नमेंट है परंतु एनसीपी की सरकार है? नहीं, ऐसा है, ये बात साफ है कि कोएलिशन गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस होती है, जो आज लिमिटेशंस है। जो फॉर्मूला 99 में हमने एक्सेप्ट किया था, जो डिपार्टमेंट्स के जो बंटवारा हुआ है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई जिसके उपलब्धि है कि कुछ डिपार्टमेंट्स उनके पास चले गए, कुछ हमारे पास है। तो ये बिल्कुल इसको ध्यान, इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए काम करने पड़ते हैं। ये सर देखो ना, एक महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें चीफ मिनिस्टर के बाद होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं है जी। ये चाहे पर ये फॉर्मूला अशोक चौहान का आज का नहीं है, परंतु होना चाहिए ना। टेरर अटैक होगा, आपके चीफ मिनिस्टर बदल दिया जाएगा। 99 में जब ये फैसला हुआ और कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन हुआ और विलासराव जी देशमुख जब मुख्यमंत्री हुए, तब उस वक्त वो फॉर्मूला एक्सेप्ट किया गया था, वही फॉर्मूला आज चल रहा है। हाँ, उसके बाद शिवसेना का भी वही फॉर्मूला था, बीजेपी के बाद होम मिनिस्ट्री थी। पर आपको लगता है नहीं चीफ मिनिस्टर के बाद होम मिनिस्ट्री तो होनी चाहिए ना? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो आपके। मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे कोई फैसले जरूरी है कि जब हम अगली बार पावर में आए तो ये डिपार्टमेंट्स के बारे में भी सोच विचार करने की आवश्यकता है। मैं एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, होम मिनिस्ट्री जो है, लॉ एंड ऑर्डर, आप सीईओ हैं अपने प्रदेश के जी, उस सीईओ के बाद अगर फाइनेंशियल पावर नहीं है, ना फाइनेंशियल पावर की फाइनेंस में होम मिनिस्ट्री में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आज तक 99 तक जब भी ये रहा कि चीफ मिनिस्टर, जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, होम डिपार्टमेंट हमेशा चीफ मिनिस्टर की रहा, ये बात सच है। तो आप उसको वापस लाना चाहेंगे? अगर आप देखते हैं जब परिस्थितियां जो होती है उसके बाद में, चुनाव होने के बाद में जो परिस्थितियां नहीं, जैसे आपने कहा आप ज्यादा सीटें लड़ना चाहेंगे, हाँ जरूर कहें। तो ये नहीं कह सकते कि आप चीफ मिनिस्टर, अगर हमारा प्रयास ये होगा कि होम मिनिस्ट्री हमारे पास वापस आनी चाहिए। ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर इज द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जो फैसले होते हैं कि चीफ मिनिस्टर को जिम्मेदार हर चीज पे माना जाता है। तो मैं समझता हूँ ये जब आज की जो बदले हुए हालात में टेररिज्म अटैक, ये सब चीजों के बारे में सोच विचार करना ही पड़ेगा। आज जो ग्राउंड रियलिटी है कि एनसीपी के पास होम पोर्टफोलियो कांग्रेस के पास नहीं है। जब सरकार दोबारा आएगी तो इसके बाद जब चर्चा हम करेंगे, इसमें फैसला लेना पड़ेगा। किसी में उनके पास आना चाहिए, आप बात तो रखेंगे ना, बातचीत बात तो रखेंगे ना, आप रखनी पड़ेगी ना, यही बोलना चाहता हूँ। अब आप
उसके बाद आप और क्या करेंगे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद? बनेंगे इसकी गारंटी है कि नहीं? मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद, और 5 पूछूंगा तीखे सवाल भी। सीधी बात में हम पूछेंगे मुख्यमंत्री से 5 तीखे सवाल। पहले तो इंट्रोडक्शन। सुना है कि आपने राज ठाकरे को काफी कुछ मदद की है, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, ताकि वो आपके वोट तोड़े। अगर पार्लियामेंट में वो नहीं खड़े होते शायद आपकी 5-4 सीटें कम आती। ऐसा है, राज ठाकरे से कोई लेना देना कांग्रेस का नहीं है। बी वेरी क्लियर ऑन दैट फैक्ट। जब से मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंडर द टेबल ओवर द टेबल कुछ नहीं है। क्यों सवाल क्या उठता है? राज ठाकरे इज नॉट आवर प्रोडक्ट। वो तो शिवसेना के, जैसे कांग्रेस और एनसीपी में डिवीजन होने के बाद 2 पार्टियां होगी, वैसे शिवसेना डिवाइड होने के बाद शिवसेना और एमएनएस हो गया है। हमारा उसे क्या लेना देना है? चलिए मैं आपसे 5 तीखे सवाल पूछता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर इसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कभी महिला मुख्यमंत्री भी इस देश की बने? महिला मुख्यमंत्री देश की राष्ट्रपति जब प्रतिभाशाली पाटिल हो सकती है, तो हमने कभी ये तो नहीं कहा कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री महिला नहीं हो सकती। ऐसा कोई किसने कहा ये नहीं हो सकती? एनसीपी के कैंडिडेट मुख्यमंत्री जो हो सकती है ना, ऐसा है एनसीपी की होगी या नहीं होगी, ये तो मैं तो आज ये कोई प्रेडिक्शन हो सकती है ना। चुनाव नहीं, मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा, क्यों नहीं होगा? कांग्रेस का होगा। कौन बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, पार्टी जो तय करेगी उसमें हम खुश है। उसमें हमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि अगर आप हार गए चुनाव तो किसकी हार होगी, कांग्रेस की या आपकी? हम तो चुनाव हारेंगे नहीं, पर जीतेंगे। हम जीतेगी? अच्छा चलो, जीतेगी तो किसकी जीत होगी, अशोक चौहान की या कांग्रेस की? कांग्रेस की जीत होगी, और अशोक चौहान के जरिए कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस की जीत होगी निश्चित। एनसीपी कांग्रेस का मर्जर आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? होता है तो अच्छी बात है। एक प्रपोजल आया है एनसीपी के, शरद पवार साहब ने मेरे को सीधी बात में कहा था कि 2.5 साल का फार्मूला क्यों नहीं हो सकता? 2.5 साल कांग्रेस और एनसीपी 2.5 साल के लिए। ये फार्मूले के ऊपर आप कंसिडर करेंगे कि नहीं? कोई फार्मूला पे डिस्कशन ही नहीं हुआ है। मैंने कहा व्हाई डू वी टॉक अबाउट इश्यूज व्हिच हैव नॉट कम एट द मोमेंट। चुनाव के बाद में इन सब चीजों पे फैसला हो सकता है। और मैं समझता हूं हमारी पार्टी निश्चित तौर पर ज्यादा सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज होगी, ये मैं कहता हूँ। नहीं, मैं सीधा सवाल पूछा कि 2.5 साल वाला सवाल नहीं उठता ना। इसका मतलब ये कहाँ पर कि आप सरकार बांट के 2.5 साल के लिए एनसीपी 2.5 मुझे लगता नहीं ऐसे कोई ऐसा है कि ये पॉलिसी इश्यूज है, और पॉलिसी इश्यूज कोई व्यक्तिगत तौर पे मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा। ये चर्चा और आपका व्यक्तिगत ओपिनियन है कि 5 साल पहले जो फार्मूला यहाँ कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, और 5 साल के लिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। वही पूछा ना, आप चाहेंगे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री और 5 साल के लिए, और 2.5 साल का सवाल ही बात। बिल्कुल। आप अशोक चौहान का सपना क्या है? मेरा सपना यह है कि महाराष्ट्र को एक ग्लोबल महाराष्ट्र होना चाहिए। महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार बढ़े, गरीबी कम हो। हमारी सबसे समस्या है आज जो भी आप देख रहे हैं कि समस्याएं हैं, उसका मूल जड़ जो है गरीबी है। तो मैं देखूंगा, तो बड़ी बात है, छोटी बात अगर मैं तो बात सीधी बात बोल रहा हूँ आपसे, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ। मैं जैसे प्रधानमंत्री कहा था मुंबई को हम शंघाई बना देंगे, शंघाई कहाँ बना देंगे, स्लम बन गया वो तो। मेरा विजन ये है कि महाराष्ट्र के आदमी की जो आमदनी है, लखपति आदमी हो जाए। मेरा जो आम आदमी है यहाँ पर, वो लखपति हो देखना मैं चाहता हूँ उसकी। मैं आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।